अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सैम्पल डिज़ाइन और आज की वीडियो में हम देखेंगे सैम्पल साइज़। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कुछ ये फैक्टर्स होंगे तो इस तरह सैम्पल साइज़ होगा, अगर कम होंगे तो इतना सैम्पल साइज़ होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अगर तो टॉलरेट रेट ऑफ डेविएशन जो है वो ज़्यादा होगा तो सैम्पल साइज़ कम होगा। ठीक है, टॉलरेट रेट ऑफ डेविएशन मतलब मिसस्टेटमेंट अगर है तो वो सैम्पल साइज़ कम होगा। अगर तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है मतलब रिस्क ज़्यादा है तो सैम्पल साइज़ भी ज़्यादा होगा। इसी तरह डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगर ज़्यादा हमें एश्योरेंस चाहिए तो हमारा सैम्पल साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। मतलब अगर हम ज़्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ज़्यादा एश्योरेंस चाह रहे हैं तो ज़्यादा साइज़ सैम्पल साइज़ होगा। इसी तरह एक्सटेंड टू विच ऑडिटर प्लान्स टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स, कितना जो है वो इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा सैम्पल साइज़ होगा। जितना ज़्यादा रिलाई करना चाह रहा है उतना ज़्यादा सैम्पल साइज़ होगा। पॉपुलेशन साइज़ जो है वो नॉर्मली मैटर नहीं करता है, क्योंकि छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो उसमें नॉर्मली जो है वो सैम्पल साइज़ एक जैसा ही होता है। क्योंकि उसमें जिस अमाउंट का डिफरेंस होता है कि छोटी कंपनियाँ तो अमाउंट्स कम होंगी लेकिन बड़ी कंपनियाँ तो अमाउंट ज़्यादा होंगे, लेकिन सैम्पल साइज़ जो है वो एक जैसा ही होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने देखा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिहाज से। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिहाज से कि किन कैसा सैम्पल साइज़ होगा किन फैक्टर्स की बेस पे। अच्छा इसमें भी है कि अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है तो सैम्पल साइज़ कम होगा, और एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होगा। डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस ज़्यादा है तो सैम्पल साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। स्ट्रैटिफिकेशन अगर अप्लाई की है तो कम होगा सैम्पल साइज़। इसी तरह अगर अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं, फॉर एग्जांपल एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह, अगर वो ज़्यादा हैं तो सैम्पल साइज़ कम होगा। इसी तरह पॉपुलेशन साइज़ का इसमें भी वही फैक्टर होगा कि यहाँ पे भी निग्लिजिबल होगी, जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास हो गया सैम्पल साइज़। अब हम देखते हैं कि क्या मेथड्स हैं सैंपल सिलेक्शन के कि किन बेस, ये तो हमने देख लिया ना कि कितना सैंपल सेलेक्ट करना है। अब हम देखेंगे कि कैसे सैंपल सेलेक्ट करना है। अच्छा ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं सैंपल सिलेक्शन के, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सिस्टमैटिक सिलेक्शन, रैंडम, हैप्पैज़ार्ड और ब्लॉक सिलेक्शन। ठीक है, सिस्टमैटिक सिलेक्शन में क्या होता है कि अच्छा पहले मैं आपको रैंडम बता देती हूँ। रैंडम सिलेक्शन में ये होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो कोई भी रैंडम सेलेक्ट करते हो, मतलब रैंडम आइटम सेलेक्ट करते हो, और उसके बाद जो है वो आप जो नंबर जो है वो सिलेक्ट होते जाते हैं उसी तरह उसकी बेस पे आप उसको सैंपल में इंक्लूड करते जाते हो। ठीक है, अच्छा रैंडम और हैप्पैज़ार्ड में ये होता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एक बाउल में आपने उसमें कुछ पर्चियाँ बना के डाली और उसको आपने हिला के तो पर्ची निकाली, तो ये हैप्पैज़ार्ड है। ठीक है, लेकिन रैंडम सिलेक्शन में आता है कि आपको मतलब रैंडम सिलेक्शन जनरेटर है, फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर है या कोई वेबसाइट है, इस तरह आप उसके ऊपर जो है वो आप कोई भी नंबर मैक्सिमम या मिनिमम लिखते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एक नंबर आ जाता है, रैंडम नंबर। ठीक है, तो वो होता है रैंडम सिलेक्शन। लेकिन जो आप हैप्पैज़ार्डली में फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको कहे कि 1 टू 50 तक आपने कोई नंबर चूज़ करना है तो आप फॉर एग्जांपल 12 चूज़ कर लें या कोई और नंबर चूज़ कर लें, तो इसमें जो है ये आपका हैप्पैज़ार्ड सिलेक्शन है। ठीक है, सिस्टमैटिक सिलेक्शन में क्या होता है, पहले रैंडमली कोई भी नंबर ऐसे रैंडम जनरेटर से रैंडम नंबर सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद nth आइटम जो है वो nth नंबर जो है वो पॉपुलेशन में सेलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह सिस्टमैटिक सिलेक्शन होती है। इस सिस्टमैटिक सिलेक्शन में और रैंडम सिलेक्शन में इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है। लेकिन हैप्पैज़ार्ड में ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। और ब्लॉक सिलेक्शन में होता है कि फॉर एग्जांपल क्लास है, तो क्लास के फ्रंट डेस्क पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, तो हम उनको सेलेक्ट कर लें कि ये बच्चे हैं, ये वाला ब्लॉक जाएगा टेस्ट देने और इधर से ये वाला ब्लॉक जाएगा। मतलब कुछ फर्स्ट 2 लाइन्स जो हमने राइट साइड से सेलेक्ट कर ली, फर्स्ट 2 रोज़ जो हमने लेफ्ट साइड से सेलेक्ट कर ली, तो ये हमने कहा कि जी ये बच्चे जाएँगे। ये है ब्लॉक सिलेक्शन। ठीक है, इसमें जो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, मतलब पिछले वाले बच्चे रह गए या फिर कोई इस तरह मतलब कि जो बाकी बच्चे हैं वो रह गए, इस तरह जो है सिलेक्शन में सैंपल में इस तरह यहाँ पे इक्वल चांस नहीं होता है। अच्छा स्ट्रेटेजिकल जो है हमारे पास, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में जो है हम सिस्टमैटिक सिलेक्शन या रैंडम सिलेक्शन यूज़ करते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें मेजरली हैप्पैज़ार्ड होता है या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये हमने देख लिया कि किस तरह जो है वो सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं। अच्छा ये हमारे पास है परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन सैम्पलिंग। इसमें जो हमारे पास है एक तो हम पढ़ते हैं परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। अगर हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करें हैं तो हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो ये कि अगर तो नॉट एप्लीकेबल है, मतलब कि उस पे प्रोसीजर्स अप्लाई ही नहीं होता है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और दूसरा है कि जिसमें जो है वो अनएबल टू अप्लाई। ठीक है, उसमें अप्लाई हो नहीं रहा। एक है कि नॉट एप्लीकेबल, जिस पे मतलब कोई इस तरह का सिनेरियो हो गया कि उस पे अप्लाई नहीं होता, और दूसरा ये है कि अनएबल टू अप्लाई, मतलब वो उसके ऊपर अप्लाई हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि कोई चेक में जो है वो नंबर का इश्यू हो गया है, कोई डिजिट आगे पीछे हो गया तो वो चेक कैंसिल हो जाएगा, तो उस पे जो एप्लीकेबल नहीं होगा प्रोसीजर। ठीक है, उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते आप। इसी तरह अगर अगर वो चेक या डॉक्यूमेंट जो भी था वो गुम गया है, ठीक है, तो उस पे भी प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं हो सकते। तो यहाँ पे है अनएबल टू अप्लाई,
और यहाँ पे है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है? जब नॉट एप्लीकेबल होगा तो तब जो है वो आपने उसकी कोई रिप्लेसमेंट ढूँढ लेनी है, उसका अगला या पिछला वाला जो भी सैंपल साइज़ की बात कर रहे हैं, उसमें आपने अगला या पीछा कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आइटम, ठीक है? उसकी रिप्लेसमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो वो अनएबल टू अप्लाई है तो आपने उसको डेविएशन या मिसस्टेटमेंट कंसीडर करना है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर एंड कॉज़ ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट। इसमें जो है एनोमलस और शेयरिंग कॉमन फीचर्स हो सकते हैं। एनोमलस क्या होता है कि कोई भी ऐसी मिसस्टेटमेंट जो है वो वन ऑफ इवेंट की वजह से हुई हो। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सीएफओ है, अगर हम उसकी ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं या उसका जो भी उसने उसका डाटा है वो चेक करें हम, ठीक है? और उस वो जो है कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गया, फॉर एग्जांपल 10 दिनों के लिए छुट्टी की गया है, तो उसमें अपने आप अपनी रिप्लेसमेंट में किसी को जो बिठा के गया है, ठीक है? तो उस पर्सन ने जो भी ट्रांज़ैक्शंस की हैं उन 10 डेज़ में, उसमें हमें मिसस्टेटमेंट नज़र आई है, ठीक है? तो अब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये उसको हम ऐसे कि सिस्टमैटिकली कि अच्छा ये 3 हुई हैं तो अगले मतलब इन 10 दिनों में 3 हुई हैं तो मतलब अगले 10 दिनों में भी 3 हुई होंगी, उससे अगले 10 दिनों में भी 3 हुई होंगी। इस तरह नहीं हम कर सकते क्योंकि वो वन ऑफ इवेंट था। उसमें जो है वो रिप्लेसमेंट में एक पर्सन था जिससे ये मिसस्टेटमेंट हुई है। तो वो वन ऑफ इवेंट के बेस पे हम जो है वो इस तरह की सिस्टमैटिक जो है वो प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकते, उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें जो है एनोमलस का मतलब ये है कि वहाँ कोई भी वन ऑफ इवेंट की वजह से डेविएशन या मिसस्टेटमेंट आ जाती है, तो उसकी बेस पे हम उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। मतलब ये अंदाज़ा नहीं लगाते कि अभी इतना हुआ है तो फिर इसी बेस पे इतना अगले इतने ड्यूरेशन में इतना हुआ होगा, इतने अगले ड्यूरेशन में इतना हुआ होगा, ठीक है? इसमें हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं और इस पे हम प्रोसीजर्स जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है शेयरिंग कॉमन फीचर्स। अगर तो वो कॉमन फीचर्स मतलब कर रहा है, शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने देखा कि एक मिसस्टेटमेंट जो है 999 की हुई है, वहीं वो दूसरे एरिया में उतनी ही मिसस्टेटमेंट हुई है। तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कॉमन फीचर है, यहाँ पे फ्रॉड की जो डिटेक्शन हो सकती है। तो आपने जो है वो वहाँ पे पॉपुलेशन साइज़ को भी सिलेक्ट करना है और उसमें प्रोसीजर्स को एक्सटेंड कर देना है, ठीक है? और इसमें आपके लिए रिस्क ऑफ फ्रॉड भी ज़्यादा होगा, ठीक है जी? आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।